हेलो एवरीवन। आज से हम शुरू करने वाले हैं अपने सीटेट इंग्लिश वाला पोर्शन। इसमें हम जो है इंग्लिश के जो है क्वेश्चंस करेंगे आपके। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है उसी से रिलेटेड आपके 5-6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो एक बार आप पैराग्राफ पढ़ लीजिए या फिर आप पहले क्वेश्चंस देखते हो, वो आपकी मर्ज़ी। मैं प्रेफर करती हूँ हमेशा कि हम पहले क्वेश्चन पढ़ लें और फिर जो है पैराग्राफ को देखें। असाइड फ्रॉम पॉपुलर यूसेज, बिग बेन क्या था? इज़ रियली द क्लॉक टावर ऑफ द पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर, ग्रेट बेल था क्लॉक टावर, या फिर एक्सक्लूसिव रेडियो सिग्नल ऑफ द BBC, या नेम ऑफ द चीफ लॉर्ड ऑफ द वुड्स एंड फॉरेस्ट। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। यूजली फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पैराग्राफ से दे देते हैं कभी कभी ये लोग, मतलब ज़्यादातर। एवरी इवनिंग सम पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ हियर्स द चाइम्स ऑफ बिग बेन, लार्जेस्ट ऑफ द बेल्स इन द क्लॉक टावर ऑफ द पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर। बिग बेन क्या था? लार्जेस्ट ऑफ द बेल्स, ठीक है, इन द क्लॉक टावर ऑफ द पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सही आंसर क्या होगा आपका? बिग बेन इज द ग्रेट बेल ऑफ द क्लॉक टावर ऑफ द पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर, ठीक है। लार्जेस्ट ऑफ द बॉल्स, ग्रेट बेल, इन द क्लॉक टावर पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर। बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ये आपका जो है सही आएगा, ठीक है। अब हम सोचेंगे फर्स्ट वाला भी हो सकता है, ये सेकंड वाला भी। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो आपका मैच कर रहा होगा आपके पैराग्राफ से, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है देखना होगा। अब जैसे क्लॉक टावर मानते कि ये सही हो सकता है, लेकिन ग्रेट बेल भी तो मैच कर रहा है ना आपका, ज़्यादा ये वाला मैच कर रहा है, तो इसका इसलिए भी जो है ये एक्चुअल में ये था। नाउ द बेल इज पॉपुलरली कॉल्ड, इसको बिग बेन बोला जाता था, एंड इट इज दिस बेल विच चाइम्स आउट द क्वार्टर आवर्स टू द पीपल ऑफ लंडन। फॉर ब्रिटॉन्स एट सी और लिविंग इन डिस्टेंट लैंड्स, द साउंड ऑफ बिग बेन इज स्टिल अ लिंक विद होम, for the chimes are broadcast each evening by the British Broadcasting Corporation. Big Ben has been chiming out the quarter hours now for more than 1.5 century. 1.5 century, that means it started chiming on 1859. मतलब कब शुरू हुआ था वो? 1859 में जो है शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ईयर 1959। अब देखेंगे हम यहाँ पे 1859 लिखा हुआ है, ऊपर से देख लेते हैं। यहाँ 1939 लिखा हुआ है और यहाँ 1945। अब हमने नोटिस करा 1959 इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। ये 59th एनिवर्सरी होगी बिग बेन की। लास्ट ईयर बिग बेन सुना गया था, 100th एनिवर्सरी। अब 1859 में अगर ये शुरू हुआ है तो इसकी 100th एनिवर्सरी कब होगी? 1959 में। तो आपका ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा इसका? ठीक हो जाएगा, ओके। द वर्ड कंसंट्रेशन यूज्ड इन द लास्ट पैराग्राफ स्टैंड्स फॉर, आपका लास्ट पैराग्राफ ये रहा। देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड लैप्स ऑन August 12, 1945। लैप्स का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा रुकावट आना। And concentration swept through the Ministry of Works. On that dark day, the clock was 5 minutes slow. A flock of starlings had roasted on the minute hand. यहाँ पे जो consternation है, इस वर्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे इस वर्ड में जो है, इस पैराग्राफ में इसका मतलब है अलार्म, ठीक है। यहाँ पे जो है इसका मतलब अलार्म है। यूजली जो consternation का मतलब होता है एनएग्जाइटी होता है आपका, ठीक है, जो कि आपके पैनिक, बिकॉज ऑफ पैनिक जो है आपको एनएग्जाइटी की वजह से आपको पैनिक आ जाता है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द रॉयल एस्ट्रोनॉमर्स 290 डे चेक इट वॉज स्टैब्लिश्ड दैट। अब हम देख पा रहे हैं 290 डे वाला ये आपका इस वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो यही पढ़ लेते हैं। द क्लॉक दैट रेगुलेट द चाइमिंग ऑफ द बिग बैन कीप्स गुड टाइम। जो क्लॉक जो कि चाइमिंग ऑफ बिग बैन रखता था वो सही टाइम देता था। In 1939, the Royal Astronomer made a 290-day check on the performance of the clock. He found that during this test, the margin of error was less than 2/10 of a second in 24 hours में 93 days में 2/10 error थी, and greater than 1 second only in 16/29। तो इसमें आपको क्या कहना चाहेंगे कि क्लॉक जो है रीजनेबली एक्यूरेट था, क्लॉक जो है टाइम लूज कर रहा था अलार्मिंगली, क्लॉक जो है फंक्शन नहीं कर रहा था प्रॉपरली 93 डेज के लिए, क्लॉक जो है द क्लॉक वॉज मेंटेनिंग एक्यूरेट टाइम ऑन ऑल डेज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द क्लॉक वॉज रीजनेबली एक्यूरेट, ठीक है, ओके। यहाँ पे वो जो है एज सच कोई एरर नहीं दिखा रहा है, दीज एरर्स आर ओके, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन August 12, 1945 बिग बेन क्लॉक वॉज, यहाँ पे हमने देखा होता 1945। देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड लैप्स ऑन August 12, 1945, ओके। लैप्स बॉम्ब्ड 5 मिनट स्लो, बीइंग चेक्ड फॉर एक्यूरेसी 5 मिनट फास्ट। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ था ऑन द डार्क डे द क्लॉक वॉज 5 मिनट स्लो, ओके।
तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2. नाउ फॉर द ब्रिटॉन्स एट सी और लिविंग इन डिस्टेंट लैंड द बिग बैन सर्व एज ए लिंक होम. ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ था, ब्रिटेन एट सी लैंड. इसका मतलब है कि जो उनके लिए क्या था, एक लिंक था होम से. इस ये क्या शो करता है? ब्रिटिश आर फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग टू फार ऑफ लैंड. बिग बैन जो है एक पावरफुल नेशनल सिंबल था. ब्रिटिश जो है काफ़ी पेट्रोटिक थे. ब्रिटिश वेरी सेंटिमेंटल. तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? ब्रिटिश जो है काफ़ी सेंटिमेंटल थे. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल आउटसाइड लंडन कैन हियर द चाइम्स ऑफ द बिग बैन बिकॉज. लंदन से बाहर भी जो है लोग सुन पा रहे थे. ऐसा क्यों हो रहा था? हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में उसको ये दिया हुआ था, बेल साउंड जो है इतनी लाउड थी कि वो हर पार्ट में वर्ल्ड के जो पहुंच पा रही थी. नो, लेजेंडरी बेल हैज़ बिकम अ ग्लोबल फिनोमिनन. बीबी ब्रॉडकास्ट द चाइम, क्योंकि BBC आपका जो है उस चाइम को क्या कर रही थी? ब्रॉडकास्ट करती थी. ठीक है. द रिकॉर्डिंग ऑफ द बेल चाइम इज अवेलेबल ऑल. आपका थर्ड ऑप्शन जो है इसका सही आएगा. द क्लॉक लॉस्ट 5 मिनट्स. उसमें 5 मिनट्स क्यों हुई थी? लास्ट लाइन में लिखा हुआ था क्योंकि स्टर्लिंग्स का फ्लॉक जो है उसके ऊपर बैठा हुआ था. द मेंटेनेंस वॉज नॉट डन बाई मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स. इट वॉज अ डार्क डे. सम स्टार्लिंग्स हैड रोस्टेड ऑन द मिनट हैंड. ठीक है. ये इसका सही आंसर होगा. अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार. अ फ्लॉक ऑफ स्टार्लिंग्स हैड रोस्टेड ऑन द मिनट हैंड. एकदम मैच कर रहा है और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके. Now the next is call it Big Ben can be written in passive voice. Let it be called Big Ben. People should call it Big Ben. You may call it. You will call it Big Ben. तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो आपका B. ठीक है. पैसिव वॉइस में इसमें B आप लगा देंगे. Let it be called Big Ben. Now the next is a poem. इसमें जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिर 4-5. I build walls, walls that protect, walls that shield. Walls that say I shall not yield or reveal who I am or how I feel. I build walls, walls that hide, walls that cover what's inside, walls that stare or smile or look away, silent lies, walls that even block my eyes from the tears I might have cried. I build walls, walls that never let me truly touch, those I love so very much. Walls that need to fall, walls mean to be fortresses and are prisons after all. इसमें जो है पोम में क्या कहने की कोशिश करा है कि मैंने जो है वॉल्स बनाई हुई हैं अपने चारों ओर. वो ऐसी वॉल जो कि मेरे को जो है उन चीज़ों को भी सच में टच नहीं करने दे रही है जिनको मैं इतना प्यार करता हूँ, जिन चीज़ों को जो है गिरने की ज़रूरत है. वॉल्स दैट नीड टू फॉल, वॉल्स मीन टू बी. उनको जो है एक फोर्ट्रेस की तरह होना था बट वो एक्चुअल में क्या है? प्रिजन है, जेल है, क्योंकि वो आपको अपनों से जो है दूर कर रहे हैं. ठीक है. ऐसी वॉल्स मैंने बनाई हुई है जो मेरे को छुपा रही हैं, जो मेरे अंदर है उसको कवर कर रही हैं. वॉल्स दैट स्टेयर और स्माइल और लुक अवे, साइलेंट लाइज. ऐसी दीवारें जो देख रही हैं, हंस रही और फिर लुक अवे, वो साइलेंट लाइज. वॉल्स दैट इवन ब्लॉक, जो मेरी उन आँखों को भी जो है ब्लॉक कर दे जिन आँखों से मैं रोया हूँ. ठीक है. पढ़ लेते हैं एक बार. व्हाट आर द वॉल्स इन दिस पोएम मेड ऑफ? ब्रिक्स और एनी फिजिकल मटेरियल, सीमेंट एंड टाइल्स, ब्लड एंड फ्लैश या हिडन फीलिंग्स एंड थॉट्स. आपका जो सही आंसर होगा वो आपका हिडन फीलिंग्स एंड थॉट्स, क्योंकि वो कोशिश कर रहा है कि जो उसके अंदर का है ना वो सामने वाले को ना दिखे. ठीक है ना. द पोइट यूजेज वॉल एज ए सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर या एलिट्रेशन. यहाँ पे जो है हमारा जो इसका आंसर होगा मेटाफोर होगा. ठीक है. मेटाफोर में क्या होता है आपका कि हम जो है कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं और वो एज ए शील्ड की तरह काम कर रही है यहाँ पे. ठीक है. शील्ड, फोर्ट्रेसेस एंड एक्सेट्रा. ठीक है. उनकी तरह काम कर रही है. मेटाफोर में हम जो है क्योंकि वॉल्स को जो है इन सब चीज़ों से कंपेयर किया गया है तो हमारा मेटाफोर आंसर आएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वॉल्स एक्ट एज अ प्रोटेक्शन. जब वॉल्स जो हैं एज ए प्रोटेक्शन काम करती है, दे डू नॉट रिवील व्हाट इज इनसाइड, मेक वन शेड टीयर्स, टच द वंस हु आर ट्रूली लव्ड, सरेंडर टू. जब हम वॉल्स बना के रखते हैं तो वो हमारे अंदर जो है ना उनको जो है क्या नहीं करती हैं? रिवील नहीं करती है. द एक्सप्रेशन साइलेंट लाइज इन द सेकेंड स्टैंडर्ड इम्प्लाइज दैट कि वॉल्स जो है साइलेंट है, वॉल्स जो है लायर्स है. वॉल्स मेक वन हाइड वंस ट्रू फीलिंग, मतलब कि जो एक्चुअल फीलिंग है उनको क्या कर रही है? वो हाइड कर रही हैं. ठीक है. वॉल्स लाई साइलेंटली ऑल अराउंड अस. तो आपका ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज इट नॉट अ गुड आइडिया टू हैव, क्यों सही नहीं है कि हम अपने चारों ओर वॉल्स रखें. दे एक्ट एज अ फोर्ट्रेस, दे एक्ट एज अ प्रिजन एंड कीप लव. हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि वो एक्चुअल में फोर्ट्रेस नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है, प्रिजन है, क्योंकि जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमको उनसे भी क्या करती है, दूर करती है. दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, दे हर्ट अदर्स. आपका ऑप्शन 2 ही सही होगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्स बिल्ड टू प्रोटेक्ट अस अल्टीमेटली टर्न इनटू अ प्रिजन. इट इज एन एग्जांपल ऑफ पैराडॉक्स. ठीक है, ये जो है आपका किसका एग्जांपल होगा, पैराडॉक्स का होगा. ओके, नाउ द अब आपके इंग्लिश पेडागॉजी के क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे हम पूछेंगे. तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग एक्सपेक्ट द टीचर टू. अगर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है लैंग्वेज के टीचिंग की, तो क्या टीचर एक्सपेक्ट करते हैं कि कंस्ट्रक्ट हिज ओन करिकुलम वो अपना बनाए, लर्नर को जो है प्रिपेयर करे कि वो अपनी टेक्स्ट बुक को जो है मेक लर्नर्स प्रिपेयर देयर, अपनी खुद की टेक्स्ट बुक बनाए वो. हेल्प कंस्ट्रक्ट नॉलेज यूजिंग देयर ओन एक्सपीरियंस. कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में जो है लर्नर जो है अपने डे टू डे जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग जो है नॉलेज को क्या करता है, बनाता है. ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू डे लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड देन कंस्ट्रक्ट अ नॉलेज. गिव प्री कंस्ट्रक्टेड नॉलेज टू लर्नर्स. आपका कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक चाइल्ड सेंटर क्लासरूम. एक चाइल्ड सेंटर क्लासरूम इज कैरेक्टराइज्ड बाय चिल्ड्रन सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द क्लासरूम. एक चाइल्ड सेंटर क्लासरूम कैसे बोलेंगे कि बच्चा जो है बीच में बैठा दिया क्लास में, रूम में, तो दैट मीन्स चाइल्ड सेंटर्ड. चिल्ड्रन जो है टीचिंग अदर चिल्ड्रन अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर. चिल्ड्रन जो है दूसरे बच्चों को टीच कर रहा है और एक सुपरविजन अंडर द टीचर वहाँ पे है. एक वेरी पैसिव टीचर एंड एक्टिव लर्नर. अ वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़. एक चाइल्ड सेंटर क्लासरूम वो होगा जहाँ पे अलग अलग लर्निंग एक्टिविटीज़ जो है कराई जाएंगी लर्नर के लिए स्पेशली. ठीक है ना, चाइल्ड सेंटर क्लासरूम तो स्पेशली वो इट इज़ फॉर लर्नर्स ना, तो वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ करवा के उनको इन्वॉल्व किया जाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेजिटिमेट पर्पस ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन. कौन सा जो है सही नहीं है असेसमेंट ऑफ एजुकेशन का, असेसमेंट इन एजुकेशन का पर्पस. कि आइडेंटिफाई करें इंडिविजुअल स्पेशल नीड्स क्या है बच्चे की, इम्प्रूव करे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, रैंक करे लर्नर्स को ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, या ये पता करे कि किस एक्सटेंट तक करिकुलम ऑब्जेक्टिव जो है हमने अचीव करे हैं. तो इसका सही आंसर क्या होएगा, थर्ड, कि आप जो है बच्चों को रैंकिंग नहीं करेंगे. ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक तो बायस आप हो सकते हो. ठीक है, टॉपर्स एंड जो आपके लो रैंकर्स हैं, तो आप जो है उनको असेसमेंट के बेसिस असेसमेंट करके जो है उन्हें रैंक नहीं करोगे. ओके, when student learn a language for bright employment opportunities. अगर एक बच्चा जो है एक लैंग्वेज पढ़ रहा है और ताकि उसको जो है इन फ्यूचर ब्राइट अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है मिल सके, तो उसकी मोटिवेशन कैसी है, इंट्रिंसिक, एग्जॉटिक, एसेंट्रिक या एक्सट्रेंसिक. इसका सही आंसर क्या है, एक्सट्रेंसिक, क्योंकि वो क्यों कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए कर रहा है ना. ठीक है, ताकि उसको भाई पैसा मिल सके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक्सट्रेंसिक. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीचर यूजेज अ रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर टू टीच राइटिंग. राइटिंग पढ़ाने के लिए राइटिंग लिख करवाने के लिए वो क्या करे, न्यूज़पेपर रिपोर्ट ले रही है. तो मटेरियल जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो उसको क्या बोलेंगे, रियलिस्टिक मटेरियल, नेचुरल मटेरियल, ऑथेंटिक मटेरियल या एक्सटर्नल मटेरियल. अब क्योंकि मटेरियल जो है टेक्स्ट बुक से अलग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपका एक्सटर्नल मटेरियल. ओके, तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन अ टेस्ट आइटम एक्सपेक्ट द लर्नर टू यूज़ टेंस फॉर्म. एक टेस्ट है और उसमें जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लर्नर से कि वो टेंस फॉर्म भी यूज़ करे, वॉइस भी यूज़ करे, कनेक्टर भी यूज़ करे, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स एक्यूरेटली. ऐसी अप्रोच को क्या करेंगे जहाँ पे ये सारे टॉपिक आपके देख रहे हैं कि हम उसमें जो है टेस्ट किए जा सकते हैं. तो इसको जो है हम इंटीग्रेटेड ग्रामर टेस्टिंग, एजर्टेड, मिक्स ग्रामर टास्क, इम्प्रॉपर ग्रामर टेस्टिंग. तो इसका सही आंसर क्या होगा, इंटीग्रेटेड ग्रामर टेस्टिंग. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमल पेयर्स आर यूज टू गिव. मिनिमल पेयर्स वो होती हैं, वो होते हैं विच साउंड सिमिलर. ठीक है, बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स. ओके, जो इनकी साउंड तो सिमिलर है
बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स ऑल्सो, ठीक है, उनकी डिफरेंट भी स्पेलिंग भी अलग होगी और मीनिंग भी क्या होगा, अलग होगा। तो वो किस चीज़ में हेल्प आर यूजली यूज टू गिव प्रैक्टिस इन वोकेबलरी, स्ट्रक्चर्स एंड प्रोनाउंसिएशन या रीडिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन। इसमें जैसे आपको जो है एक तो बस और एक बस का एग्जाम्पल आप जो है ले सकते हैं, ठीक है, जैसे हेयर एंड हेयर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिडिक्शन इज एज ए सब स्किल इज एसोसिएटेड विथ। प्रिडिक्शन जो होती है आपका वो किस में सब स्किल आएगी आपकी, समराइजिंग में, नोट मेकिंग में, रीडिंग में या ड्राफ्टिंग में। इसका सही आंसर क्या है आपका, रीडिंग आएगा, क्योंकि जैसे हम कोई स्टोरी रीड कर रहे होते हैं, कुछ भी रीड कर रहे होते हैं, तो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इसके बाद जो है ये होगा या ऐसे होगा। तो ये आपका जो है रीडिंग वाला आपका सही ऑप्शन जो है आएगा। एक टीचर जो है गिव मैनी सेंटेंसेस एंड टास्क आस्क हर स्टूडेंट, बहुत सारे सेंटेंसेस दे देती है और बच्चों को पूछ रही है कि इनको जो है अरेंज देम इनटू अ लेटर यूजिंग अप्रोप्रिएट कनेक्टर्स। इनको जो है अरेंज कर बीच में जो है सही कनेक्टर्स जो है लगा के करना है। ये स्किल जो इसमें इन्वॉल्व हुई है इस टास्क में वो क्या होगी, एक्सपेंडिंग नोट्स, ऑर्गेनाइजिंग, री राइटिंग या कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें जो आपकी स्किल यूज़ हुई है वो है ऑर्गेनाइजिंग। कनेक्टर्स जो है जो वर्ड यूज़ होने होंगे उनको बीच में लगा के उनको जो है सेंटेंसेस को आप क्या कर दोगे, ऑर्गेनाइज कर दोगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंग्वेज स्किल दैट कैन नॉट बी असेस्ड थ्रू अ ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट। कौन सी लैंग्वेज स्किल जो है आप पेन पेपर टेस्ट के थ्रू नहीं कर सकते हो टेस्ट, रीडिंग एंड स्पीकिंग। अब रीडिंग एंड स्पीकिंग, ओके, राइटिंग में तो आपका पेन पेपर टेस्ट होगा, रीडिंग एंड लिसनिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब जैसे रीड आप कर रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो, उसमें भी आपका इस्तेमाल होगा पेन पेपर इस्तेमाल हो रहा है एटलीस्ट। तो इसमें जो आपका रॉन्ग आंसर होगा, रीडिंग, और ये तो हो गया मैंने बता दिया, रीडिंग में आपका पेपर इस्तेमाल हो रहा है ऐसा हम बोल सकते हैं। राइटिंग में आपका जो है क्या इस्तेमाल हो रहा है, लिखना, पेन एंड पेपर ऑल्सो। रीडिंग में आपका हो गया, लिसनिंग में आपके कान यूज़ हो रहा है, स्पीकिंग में आपका बोलना। अब इसका जो सही आंसर है वो आपका फोर्थ है। लिसनिंग में आपके जो है तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग में आपके जो है दोनों ऐसे आपके स्किल्स है जिसमें आपका कोई भी जो है पेन पेपर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्टडी स्किल। इसमें से कौन सी जो है स्टडी स्किल नहीं होती है। अब स्टडी स्किल मैं आपको बता देती हूँ क्या होती है, एक ऐसी स्किल जो कि आप जो है बहुत सारा सब्जेक्ट्स में जो है यूज़ कर सकें, यूज फॉर ऑल सब्जेक्ट रेंज, ठीक है। अब ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, आपकी स्टडी स्किल इसके अंदर आएंगी, जैसे नोट टेकिंग आप सब सब्जेक्ट्स में देख सकते हैं, डिक्शनरी का इस्तेमाल करना, इन्फॉर्मेशन लेना, इंसाइक्लोपीडिया, राइटिंग फॉर्मल रिपोर्ट्स। अब राइटिंग फॉर्मल रिपोर्ट्स इसका सही आंसर क्यों है, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू इंग्लिश सिलेबस, ओके। तो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ऑल सब्जेक्ट्स। तो आपका राइटिंग फॉर्मल रिपोर्ट इसका जो है करेक्ट आंसर आएगा, नॉट अ स्टडी स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ टीचर uses lessons in science and social science to teach language such an approach। एक टीचर जो है लेसन यूज़ कर रहे हैं साइंस और सोशल साइंस के लैंग्वेज पढ़ाने के लिए, तो ऐसे अप्रोच को हम क्या बोलेंगे, प्लूरलिस्टिक लैंग्वेज टीचिंग, डिसिप्लिन वाइज लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम या ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन थर्ड, कि इसमें जो है मैम जो है अक्रॉस द करिकुलम जो है जो भी लैंग्वेज है उसके थ्रू हमें जो है वो पढ़ा रही है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, ठीक है ना। तो ये आपका सही आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेमेडियल टीचिंग रिफर्स टू टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग यह होती है जिसमें कि हम ये देखते हैं कि बच्चे के अंदर क्या कमियां हैं, हम क्या चीज़ें जो है अपना सकते हैं कि वो ठीक हो सके, टू एड्रेस गैप्स इन लर्निंग आफ्टर द रेगुलर स्कूल आवर्स, टू हेल्प ब्राइट लर्नर्स टू एक्सेल, या टू टेस्ट लर्नर्स पीरियोडिकली, कि हम जो है लर्नर्स को पीरियोडिकली टेस्ट कर सके ब्राइट लर्नर्स को और भी ज़्यादा एक्सेल करने में रेगुलर स्कूल आवर्स के बाद के लिए, एंड एड्रेस गैप्स। तो आपका जो है ऑप्शन वन जो है ठीक होगा। इसमें हमें जो है जो गैप्स है लर्निंग के अंदर उन बच्चों के अंदर उनको जो है समझने को मिलता है और पता चलते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंग्वेज स्किल शुड बी टॉट इन आइसोलेशन थ्रू क्लियर एक्सप्लेनेशन इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। इंटीग्रेटेड मैनर में क्या होता है, जब हम एक साथ चीज़ें जो है मिलके उनको समझाते हैं, और तो ये आपका सबसे सही होगा, या थ्रू इमिटेशन। इमिटेशन मतलब क्या होता है, नकल करके, ओके। तो आपका सबसे सही है आपका ऑप्शन थर्ड, इंटीग्रेटेड मैनर में हम उनको जो है पढ़ाएंगे। तो ये आपका सबसे
सही जो है होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर रीडिंग अ स्टोरी ऑन फिश, एक टीचर बोल रही है बच्चों को आंसर करने के लिए, इमेजिन यू आर अ फिश इन अ पॉन्ड, आप जो है तालाब के अंदर पॉन्ड है तो आप क्या देखोगे। अब इसमें जो है बच्चों से पूछे तो अलग अलग बच्चा अलग अलग आंसर देगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें डिफरेंट आंसर जो हैं आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम जो है ओपन एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन में जो है वैरायटी ऑफ आंसर होते हैं, तो ये आपका सबसे सही आंसर को ऑप्शन जो है होगा और आपका 2 ऑप्शन टिक हो जाएगा। ये पेपर आपका यहीं डन होता है। कोई भी कन्फ्यूजन हो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई गलती हो गई तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, मैं पिन अप कर दूँगी उसको। बाय बाय।